भोजपुरी फिल्म देखते हैं या भोजपुरी गाने सुनते हैं? नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगता या फिर अच्छे नहीं लगते। भोजपुरी फिल्में मेरे किसी ट्रेलर ने मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं इस फिल्म को देखूं। पवन सिंह के गाने सुनते हैं? खेसारी लाल यादव के गाने सुनते हैं? नहीं, मैंने सुने नहीं। मैंने वो गाना सुना है जरूर, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप सुना है आपने? वो किसका है? वन वर्ड फॉर ईच है, शाहरुख खान, सलमान खान। बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई और बता सकता है इस सवाल का जवाब दे सकता है? मतलब आप मेरे साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? फिल्म होती है वो बस इंटरटेनमेंट के लिए होती है। आपका क्या मानना है कि फिल्में केवल इंटरटेनमेंट के लिए होती है या इसका असर समाज पर भी? बिहार को लेकर के अगर मूवी बनानी हो तो आप किस मुद्दे पर बनाना चाहेंगे? लालू जी का और नीतीश जी का, पर उस पर फिल्म बनानी ही असंभव है क्योंकि हमारे देश में ना बायोपिक बनाना थोड़ा मुश्किल है। किसी से मिले हैं आप, लालू जी से या नीतीश जी से? आई वुड लव टू मीट लालू जी। तो पटना के सिनेमा घरों को देखें, रीजेंट, वीना, उसमें उतना संसाधन हुआ नहीं करता था मगर लोग फिर भी जाते थे। पहले तो सिर्फ लकड़ी के पट्टे होते थे ना, सिर्फ लकड़ी का पट्टा नीचे होता था, लकड़ी का पट्टा पीछे होता था, उस पर बैठ के फिल्म देखते थे। जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया उनके यहाँ ये हुआ कि वो धीरे धीरे सिर्फ रीजनल फिल्मों तक सिमट के रह गए। तो अब 3 प्रकार के सिनेमा हॉल हुए, एक मल्टीप्लेक्स, एक वेल मेंटेन्ड सिंगल स्क्रीन्स और एक नॉट वेल मेंटेन्ड सिंगल स्क्रीन्स। तो परिवारों ने जाना बंद कर दिया। टिकट बहुत सस्ता है मल्टीप्लेक्स के मुकाबले, लेकिन परिवार नहीं जाएगा। क्वेश्चन मार्क हिंदी फिल्मों पर भी अब जो है उठ खड़े। नहीं, कई बार तो ये भी कहते हैं कि फैमिली मूवी नहीं होगी। कुछ एक खास प्रकार की फिल्में हैं जो बननी कम हुई है। मराठी की तरह, मलयालम की तरह वो जो फिल्में हैं वो नहीं बन रही जो परिवार जाए देखने। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, बासुचार्य जी, ऋषिकेश मुखर्जी, ये लोग एग्जिस्ट करते थे। इनकी फिल्में उतना बिजनेस नहीं करती थी लेकिन फिर भी हिट होती थी। तो इसमें से आज के ऋषिकेश मुखर्जी कौन है? राजू हिरानी। पर वो 3 साल में एक फिल्म बनाता है, चुपके चुपके, हम साथ साथ हैं, हाँ, गोलमाल, हाँ। पुरानी वाली गोलमाल, उत्पल दत्त और अमोल पालेकर। अमोल पालेकर का सिनेमा नहीं एग्जिस्ट करता आज। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि 18 सालों तक आपने अजय देवगन से बात नहीं की थी? इस रात से पर्दा कब उठेगा, क्या हुआ था? तो एक जमाने में हमारी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ था? 18 साल लंबा वक्फा होता है। वो भी चुप आदमी है। मुझे उसको खोने का दुख था। हालांकि मैं आज बैठ के अजय को दोस्त नहीं कह रहा हूँ और हम दोस्त बन सकते थे। उसके बाद ऐसा हुआ, हम टच में ही नहीं रहे। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कुछ सवाल पूछेंगे और वन वर्ड आंसर आपको करना। तो मैं जवाब दूंगा, ठीक है। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक मुल्क और दूसरा आर्टिकल 50। जहन में क्या चल रहा था, क्या उद्देश्य क्या रहा? नाराजगी। किससे? और किससे? समाज से। मैं हिंदुस्तानियों को चैलेंज करता हूँ कि एक तारीख तय करो और देश की माइनॉरिटीज के सामने एक घुटने पर झुक के दिखाओ। करते हो 2 अक्टूबर को, माफी मांगते हैं इतने सालों की? नहीं। 13 साल की उम्र में आपको भी तो प्यार हुआ था, बेगम अख्तर से। कब्र पर गए थे, रोए थे जार जार। मैं हूँ दर्द इश्क से जहाँ वलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। हालांकि काफी अच्छी उर्दू बोलते हैं आप। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता। नहीं, तलफ़ुज़ बिल्कुल साफ है। हाँ। मुज़क्कर मुअन्नस भी दुरुस्त है। मनोज वाजपेयी ने भी रोटियां बेल के खिलाई हैं आप। कमाता था वो, हम लोगों के बीच में वही अकेला आदमी कमाता था। तो मनोज का घर जो था वो अड्डा था, तो मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया। मुझे समझ में आ गया कि ये करना है। वेब सीरीज देखते हैं? नहीं, वो सौदा थोड़ा टेढ़ा है। आपको लगता है वेब सीरीज जो आते हैं उसका असर जो बड़े पर्दे पर उसका असर पड़ रहा है? नहीं। इस विषय पर बातचीत अब मीडिया को करनी बंद कर देनी चाहिए। पहली फिल्म बनाई 2001 में, तुम बिन, बहुत चली। उसके बाद कोई फरियाद गाना उसका। हाँ, उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई, आपको पहले भी कहीं देखा है, वो बिल्कुल नहीं चली। सीनियर दोस्त कहा करते थे कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुझे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान करने की हिम्मत थी। 10 बनाई, फिर खड़ा हो गया।
फिर कैश बनाई, फिर नस्तनापुर हो गया, फिर रावण मिल गई, फिर रावण बनाई, फिर नस्तनापुर हो गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपको इस फ्रेम में हमारे सहयोगी वसीम भी नजर आ रहे होंगे। देखिए, किसी ने कहा है कि बचपन में पिताजी ने सिखाया था कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है सुनना, लोगों को सुनना, किताबों को सुनना और प्रकृति को सुनना। आपको हम बता दें कि ये बातें जिस शख्स ने कही हैं वो शख्स किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वो खबरों में भी बने रहते हैं और विवादों से भी घिरे रहते हैं। नाम अनुभव सिन्हा है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया लाइव सिटीज के स्टूडियो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में हैं आप, कैसा लगा आपको हमारा बिहार, और ये भी जानना चाहेंगे पहली बार आए हैं बिहार? पहली बार नहीं आया हूँ, भौतिक रूप से आया हूँ इसके पहले, लेकिन उसको आनंद में गिनना नहीं चाहिए। वो मतलब मैं आया किसी काम से, काम किया और चला गया। मेरी बहन ब्याही है पटना में, बोरिंग रोड पे। हालांकि वो पिछले 25-30 साल से, उनके पति IPS ऑफिसर हैं, वो वेस्ट बंगाल कैडर में, तो वो बंगालन हो गई है। भाई मेरे बहनोई भी बंगाली हो गए। लेकिन इस बार मैं जिस यात्रा पे हूँ उसमें मैं एक्चुअली शहर से मिल रहा हूँ। शहर से मिल रहा हूँ। हाँ, जिस भी शहर में गया हूँ तो वो काम जो आम उस शहर के वासी करते हैं वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, आप कह सकती हैं कि टेक्निकली पहली बार नहीं है, पर वैसे पहली बार है। वैसे पहली बार है। कैसा लगा बिहार? बिहार को नहीं आए हुए भी मैं बहुत जानता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया, एक तो बहन का ससुराल था, उसके बाद बहुत सारे बिहारी दोस्त थे, हैं और रहेंगे। तो बिहार का चरित्र मुझे मोटा मोटी मालूम है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है बिहार के बारे में। और मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। बहुत ही आत्मीय लोग, बहुत अच्छे लोग, अतिथि सत्कार, खाना खिलाने में। एक तो ये हिंदुस्तान की पता नहीं समस्या है कि क्या है कि प्यार मतलब खाना, प्यार जताना है मतलब खाना खिला दो। तो मैं सुबह दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। हाँ। तो इसमें पूरा हिंदुस्तान बिलीव करता है। और वो मतलब एक जगह मैंने चाय मना कर दी तो ऑलमोस्ट नाराज हो गए, बिना चाय किस चले जाएंगे आप? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं डर गया। मैंने कहा ठीक है, तो चाय पिला दीजिए बक्सर में। तो मैंने चाय पी, तो उनको मैंने नाश्ते के लिए पटा लिया, लेकिन चाय के लिए नहीं पटा पाया मैं। नाश्ते के लिए पटा लिया मैंने कहा सर प्लीज, मैं ना बहुत खा चुका हूँ, मेरे पेट में जगह नहीं है। तो मान गए वो। तो बिहार ऐसा है कि, और अभी तो मैं आया हूँ, पर मेरे को मालूम है कि मैं जो सोच के आया हूँ वो मिला है। बहुत खुलापन है, बहुत अल्हड़ है। बनारस में चूंकि बड़ा हुआ हूँ तो मतलब लगभग बॉर्डर पे ही मैं मानता हूँ। कई बार मैं लोगों को बोल देता हूँ कि आधा बिहारी हूँ, बनारस में रहता हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। तो हालांकि हमारी भोजपुरी आपकी भोजपुरी से बहुत भिन्न है, लेकिन बनारस में भोजपुरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर अवधि शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल अचंभित नहीं हुआ कि अरे ऐसा तो नहीं सोचा था। गांधी मैदान गया सुबह आज, मुझे बड़ा मज़ा आया कि कितना ऐतिहासिक मैदान है, इसने कितने बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं, लाखों लोगों की रैलियां हुई हैं यहाँ पे। फिर गांधी बाबा की प्रतिमा देखी, उसके नीचे रील बनाते हुए बच्चे देखे, बहुत मज़ा आया। आप जिस यात्रा पर हैं, कितने शहरों में अब तक आप पहुंचे हैं, और इस यात्रा का मोटो क्या है? चलो पिक्चर चले, एक कैंपेन, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? और आपने क्यों सोचा कि मुझे 30-40 शहरों में जाना चाहिए, मुझे आम लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए? मुझे इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है? उद्देश्य जैसा कोई थोड़ा लंबा जवाब है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी वही है। एक तो ना बंबई शहर में इस प्रकार की बातें होती हैं कि छोटे शहरों में इस प्रकार की फिल्में नहीं चलती, एक प्रकार की। वहाँ पे सिर्फ मसाला फिल्में ही देखी जाती हैं,
बाकी मेरी फिल्मों के लिए भी बोला गया कि आपकी फिल्में, आप तो जो ज़्यादा थोड़ी इंटेलेक्चुअल फिल्में होती हैं वो छोटे शहरों में नहीं देखी जाती। तो मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने कहा नहीं है, मतलब मैं छोटे शहरों में रहा हूँ तो वहाँ के लोग भी इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल फिल्म क्यों नहीं देखेंगे। तो उन्होंने मुझे डेटा दिखा दिया। मैंने सबसे बड़ी हिट फिल्म मेरी आर्टिकल 15 है, तो उसका डाटा दिखा दिया कि भाई साहब ये देखिए, नहीं चली आपकी पिक्चर इन शहरों में। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। एक तो ये नैरेटिव है जिससे मैं जूझ रहा था। दूसरा नैरेटिव ये था कि सिंगल स्क्रीन में लोग अब फिल्में नहीं चल रही हैं, तो सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जो कि सच भी था। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा कुछ शहरों में और मैं सिंगल स्क्रीन ओनर्स से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि चल क्या रहा है। तो एक लिस्ट बनाई गई कि कहाँ कहाँ जाऊं, तो वो लिस्ट बनी 30 से 40 शहरों की। तो मैंने कहा कि मैं इन 40 शहरों की यात्रा करूंगा और मैं जाके वहाँ पे सिंगल स्क्रीन विजिट करूंगा, थोड़ी देर वहाँ फिल्म देखूंगा, ओनर से मिलूंगा, मैनेजर से मिलूंगा, जानूं क्या चल क्या रहा है। तो उस दौरान जब इसका बजट बनने लगा तो ऑफिस में लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि अब सर जो हैं 30-40 शहर में जाएंगे, तो उसका बोले कि इसको शूट करना चाहिए। तो मैंने कर लो। तो फिर टीम 1 से 3-4 की हो गई। फिर उसका फिर बजट बनने लगा और पूरी यात्रा कैसे होगी, क्योंकि फिर आप प्लेन से नहीं जा सकते, तो कुछ जैसी जगह होंगी जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो बहुत सारा गाड़ी होगी, फिर वहाँ के होटल बुक होंगे उन छोटे शहरों के जहाँ एयरपोर्ट भी नहीं है। तो उस जगह, उस दौर में किसी ने फाइल का नाम, जो बजट बन रहा था उस फाइल का नाम कंप्यूटर पे चल पिक्चर चलें लिख दिया। अच्छा। तो वहाँ से वो नाम चिपक गया। और तीसरा जो कारण है कि मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा कि मैं बनारस से 1990 में दिसंबर में बम्बई चला गया था। उसके बाद बनारस आना जाना लगा रहा। फिर माँ बाप इलाहाबाद शिफ्ट हो गए तो इलाहाबाद आना जाना लगा रहा। लेकिन मेरा नाता टूट गया धीरे धीरे, मुझे पता नहीं चला। फिर आप चौराहे पे नहीं खड़े हो रहे हैं, फिर कचौरी सब्जी खाने नहीं जा रहे हैं, घाटों पर नहीं जा रहे हैं। वो धीरे धीरे जीवन से निकल गया। और हुआ ये कि अपन इस गुरूर में जीते रहे कि हमको छोटा शहर समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली छोटा शहर भी अपनी जगह से मूव कर रहा था। इन सालों में लोग मूव कर रहे थे, बच्चे मूव कर रहे थे, माँ बाप मूव कर रहे थे। तो मैंने सोचा अब जा ही रहा हूँ 40 शहर, तो मैं 40 शहरों में घूमूंगा और लोगों से मिलूंगा, वहाँ के आज के यूथ से मिलूंगा कि शाम को क्या करते हो, प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रेम हो रहा है तो क्या घर पे बताते हो या छुपाते हो, डेट पे जाते हो कि नहीं जाते हो, लड़की बता सकती है क्या आजकल कि मुझे प्रेम हो गया है, क्या चेंजेस आए हैं समाज में। मुझे लगा ये कि उससे थोड़ा कट गए हैं, मुझे मालूम नहीं है। और अगर इन लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं और इनकी फिल्में बनानी है तो इनको जानना ज़रूरी है, और वो किताब से नहीं होगा, या वो ऐसा कोई घोल नहीं है जिसको पी लेंगे या ऐसा 4 यूट्यूब वीडियो देख लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ कि इस पूरी यात्रा में ये 2-3 काम किए जाएंगे। फिर मैं जब शुरू किया तो एक नई जनरेशन के डिजिटल क्रिएटर्स से मुलाकात हुई, जो अपने शहर में, हर शहर में, हर इस साइज के शहर में 15-15, 20-20 प्रोमिनेंट क्रिएटर्स हैं जिनकी अपनी फैन बेस है, अपनी फॉलोइंग है। तो उन लोगों को पता चला कि मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमें मिलना है, और फिर मैंने भी कहा मुझे मिलना है, पता तो चले, क्योंकि वो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं बाकी लोगों के। राइट, बिल्कुल। तो वो एक बड़ा सहज रास्ता लगा के इनके साथ अगर वक्त बिताया जाए तो यहाँ के यूथ को समझ सकूंगा। तो ये है ये यात्रा, इसमें किसी कहानी की तलाश नहीं है, कोई फिल्म प्लान नहीं कर रहा हूँ जो इतने शहरों में शूट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब तक कितने शहरों का विजिट आप कर चुके हैं और आपने अब तक ऑब्जर्व क्या किया है? क्योंकि शहर पढ़ते हुए अनुभव सिन्हा है, तो क्या कुछ पढ़ा आपने? मैं
परसों तरसों रात को सुधीर मिश्रा मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, हम्म, उनसे बात हो रही थी, तो मैं उनको कह रहा था मैं बक्सर जा रहा था और मैं सोच रहा था मैं बक्सर क्यों जा रहा हूँ, मेरा क्या लेना देना। बीच बीच में आप कोई भी काम करते हुए, कोई भी फिल्म बनाते हुए भी लगता है कि यार ये वाली फिल्म मैं क्यों बना रहा हूँ, इज इट रियली अ गुड फिल्म। तो वैसे ही मुझे लग रहा था कि वो एक लंबी सड़क पे गाड़ी चली जा रही है और कहाँ जा रहे हैं, बक्सर जा रहे हैं। बक्सर से अपना कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई दोस्त बक्सर का नहीं है, या होगा तो मुझे मालूम नहीं है। और उसी बीच सुधीर भाई का फ़ोन आया तो उनसे बात होने लगी, तो मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहा हूँ यार, ये मैं कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ। तो हंसने लगे, बोले नहीं जो कर रहे हो बड़ा अच्छा कर रहे हो, इसका सीधा क्या होगा असर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका कुछ केमिकल असर तो होगा। तो वो एक है जो मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में क्या हो रहा है कि अब मैं दिन में रोज़ 50-100 लोगों से मिलता हूँ, अलग अलग उम्र के, अलग अलग काम करते हुए, अलग अलग तरह के लोग। बेचारे मुझे प्यार से, उनको पता है इसको खाने का शौक़ है तो वो ले जाते हैं खाने की जगहों पे। तो पटना में आज सुबह सबसे पहली चीज़ जो पेट में गई है वो बिस्कोमान सत्तू के नीचे सत्तू है जी, वो सत्तू पिया गया। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा मिर्च पड़ रही थी, मैंने कहा भाई सुबह सुबह पेट में हरी मिर्च डालने का क्या मतलब है। तो उनका पी के देखिए ना सर। सत्तू का तो टेस्ट ले लिया, सत्तू में लिट्टी का टेस्ट लिया या नहीं? लिट्टी भी खाई हुई है, सत्तू भी मेरे घर में पराठे बनते हैं। हाँ। सत्तू पीता नहीं हूँ, सत्तू के पराठे मुझे बहुत पसंद है, सत्तू से अपना रिश्ता अच्छा है। लेकिन सुबह सुबह सत्तू का शरबत, उसमें प्याज और हरी मिर्च, सुबह अपन एस्प्रेसो पीते हैं जीवन में, बम्बई में। हाँ। तो एस्प्रेसो से कट करके सीधे आए आप सत्तू पे। तो आज सुबह की शुरुआत सत्तू से हुई है। उसके बाद वो राजा राम या ऐसा कुछ नाम था ऑफिसर्स कॉलोनी में, वहाँ कचौरी सब्जी, जलेबी, चंद्रकला और पता नहीं क्या क्या। और फिर वो तो मतलब इतनी अद्भुत चीज़ खाई एक मंदिर के पास, आप लोग शायद नाम बता पाएँ मंदिर का, दही बुनिया सेव। हनुमान मंदिर गए थे आप? हाँ, हनुमान मंदिर था। जी, जी, उस जी। मंदिर का एक कोई नाम भी है। हाँ, पंचमुखी मंदिर। हाँ, हाँ। तो वहाँ ठेले पे खड़े होके वो सब खाया। तो और फिर जब आप जाते हैं तो फिर 2-4 लोग आपको पहचान लेते हैं। कुछ पत्रकारों को पता होता है कि मैं आया हूँ, तो वो मिलना चाहते हैं, मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे, तो उनसे बात होती है। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, अचानक से फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कैसे आ गए? इंजीनियरिंग कर नहीं रहा था, इंजीनियरिंग कर ली थी। अच्छा, कर ली थी। हाँ, फिर एक नौकरी की फरीदाबाद में, वो 6 महीने या 4 महीने कुछ की। फिर मुझे लगा यार मज़ा नहीं आ रहा, सेम रोज़ सुबह घर से निकलो, सेम फैक्ट्री में जाओ, मुझे कुछ आता भी नहीं है। जो फ्लोर सुपरवाइज़र जो मेरे नीचे काम करता था वो सब करता था, मैं खाली बैठा रहता था। तो मैंने कहा ये अपना काम नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, मार्केटिंग इंजीनियर बन जाता हूँ, उसमें ना टूर करूँगा। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी, मार्केटिंग इंजीनियर की जॉब एक ले ली, वो करता रहा। 1-2 महीने मज़ा आया, घूमने को मिल रहा था। फिर लगा यार रोज़ सुबह जाता हूँ, सेम चीज़ बेचता हूँ, सेम जवाब आते हैं, मैं सेम काउंटर जवाब देता हूँ, वो भी बोरिंग लगा। तो हालांकि उसमें मैं अच्छा कर रहा था, मुझे गाड़ी मिलने वाली थी 4-6 महीने में। अच्छा। मारुति, मैंने वो छोड़ दी। मुझे समझ में आ गया तो कि घर पर किसी ने डांटा नहीं? ये दिल्ली में था, बताया नहीं। अब ये अच्छा है कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने डांटा नहीं। ये वो दौर है कि जब डांट पड़ सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 1 साल में दिल्ली में था उस समय। फरीदाबाद जब मैंने मार्केटिंग इंजीनियर बना तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो दिल्ली में पंचशील में रहता था, अच्छी तनख्वाह थी, अच्छा अपना वेल टू डू आदमी था। फिर वो पंचशील अफोर्ड नहीं हुआ, धीरे धीरे लोधी कॉलोनी में एक बरसाती में शिफ्ट हो गए, और पता ही नहीं था कि क्या करना है, और मैं भटकता रहा। इस बीच में कुछ दोस्तियां हो गई थी मंडी हाउस पे NSD के लोगों से, वहाँ उनके साथ रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो नाटक कर रहे थे, वो थिएटर वर्कशॉप कर रहे थे, मनोज बाजपेयी, तो कभी कभी मुझे ले जाता था साथ में। फिर वो एक नाटक करने जा रहा था तो उसने मुझे असिस्टेंट रख लिया, तो मैंने उसको असिस्ट किया। मनोज बाजपेयी जी? हाँ जी। तो मैंने मनोज को असिस्ट किया उस नाटक में। उसने फिर छोटा सा रोल भी दिया था शायद मुझे। एक्टिंग मुझे नहीं आती थी, ये मुझे पता था। तो इधर मैं आकर्षित हो रहा था,
और मेरे पैसे बिल्कुल नहीं थे, घर को बताया नहीं था और तो किराया फिर? नहीं दे रहा था। फिर खाना जिंदगी कैसे चलती थी? नहीं चल रही थी। वो खाना मांग के खाता था दोस्तों खाना से। मांग के खाते थे? दोस्तों से, अच्छा। दोस्तों मतलब दोस्त तो थे ही, अपने इंजीनियर दोस्त भी थे और इस दुनिया के दोस्त भी थे, कुछ अच्छे बन मनोज गए थे। वाजपेयी ने भी रोटियां बेल के खिलाई हैं आपको? मनोज तो खुद ही बेचारा वो कमाता था, वो हम लोगों के बीच में वही अकेला आदमी कमाता था, लेकिन हम लोग खा जाते थे उसका पैसा। अच्छा। हाँ, तो वो मंडी हाउस के पास में रहता था, मैं लोधी कॉलोनी रहता था। तो आप सुबह उठे और लोधी कॉलोनी मंडी हाउस पहुंच गए। तो मनोज का घर जो था वो अड्डा था, तो उस अड्डे में लंच में कभी कभी आटा वाटा होता था तो रोटी मिल जाती थी, कभी कोई दोस्त खिला देता था, तो वैसे खाना वाना खाते रहे। उस बीच में एक दोस्त के बड़े भाई थे, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया, मेरी मदद करना चाह रहे थे पैसे से। तो वो डॉक्यूमेंट्री असिस्ट करने गया मैं। शूटिंग पे जब गया तो सेकंड डे फर्स्ट डे मुझे समझ में आ गया कि ये करना है। तब तक वो ख़त्म किया, उसके बाद फिर मैं बनारस गया। फिर मैंने पिताजी को बोला कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मुझे फिल्म बनानी है। तो उन्होंने से चुटकी बजते में जवाब दिया कि जाओ, हमारा काम था तुमको पढ़ाना, ये 1990 है तो तुमको पढ़ा दिया, अब जाओ जो करना है करो, मेरे से मदद की उम्मीद मत रखना, मेरे पास पैसे नहीं, मैं 2 साल में रिटायर हो जाऊंगा। साफ साफ कह दिया। हाँ, तो फिर मैं मुंबई चला गया और बाकी आप जानती हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं 3 बार निस्तो नाबूद होकर के उठा हूं। अपने करियर में। यस। क्या क्या ऐसा हुआ था कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी, निस्तो नाबूद होकर के उठा हूं 3 बार? पहली फिल्म बनाई 2001 में, तुम बिन, बहुत चली। उसके बाद कोई फरियाद गाना उसका। हाँ, उसके बाद दूसरी फिल्म बनाई, आपको पहले भी कहीं देखा है, वो बिल्कुल नहीं चली। उसमें मैं प्रोड्यूसर भी था, तो उसमें मैं फाइनेंशियली 2003 में मुझे करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो मेरे सीनियर दोस्त कहा करते थे कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुझे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान करने की हिम्मत थी। तब ख़त्म हुआ, फिर 10 बनाई, फिर खड़ा हो गया, फिर कैश बनाई, फिर निस्तनाबूद हो गया, फिर रावण मिल गई, फिर रावण बनाई, फिर निस्तनाबूद हो गया। उसके बाद से माशाल्लाह ट्रैक पर है सब कुछ। हाँ, मतलब शुरू से ही आप संघर्ष करते रहे और कुछ नया करने का एक ललक उम्मीद हमेशा शुरू से ही रहा, और इस बार फिर एक यात्रा पर निकल गए, कुछ नया सर्च करने का, खोजने का, आखिर आम लोगों के जहन में क्या चल रहा है उसे पढ़ने का एक ललक लेकर आप निकले। हाँ, आपने बहुत चीज ऑब्जर्व भी किया होगा। यहाँ के बाद आपने कहा कि 30-40 शहरें हैं, पूरी लिस्ट आपने तैयार की, आपकी टीम ने तैयार की, और जब यहाँ से आप इस यात्रा को खत्म करके मुंबई पहुंचेंगे, आगे का आपने विजन नहीं बताया। फिर आगे क्या, मुंबई पहुंचने के बाद जो आप ये जितने भी मटेरियल आप कलेक्ट कर रहे हैं, फिर आगे क्या सोच रखा है आप? पता नहीं, क्या फिल्म करें? मतलब मैं लिख भी रहा हूँ साथ में दूसरी कहानियाँ। लिख भी रहे हैं? हाँ, ऑलरेडी मतलब मैं ये पूरा 30-35 शहर एक यात्रा में नहीं हुए हैं, ये 10-10 दिन की 3 यात्राएं हैं। अच्छा। तो फिर 10 दिन करता हूँ, फिर चला जाता हूँ, फिर कंपनी भी चलानी है, ऑफिस भी चलाना है, घर भी चलाना है। बिल्कुल। तो जाता हूँ, फिर 8-10 दिन 12 दिन काम करता हूँ, फिर निकल पड़ता हूँ। तो ये पिछले 2-2.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं और 2-3 फिल्में हैं जो लिख रहा हूँ, और अब उसमें ये जो कुछ भी रासायनिक परिवर्तन मेरे दिमाग में हो रहा होगा उसका असर आएगा। केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से कोई कहानी ले जाके फिर वो कहानी लिख लूँगा, पर यहाँ पे जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो किरदार झलकेंगे उन फिल्मों में, मुझे ऐसा लगता है। पर इसको लेके मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई इससे ये अचीव कर लेना है, वो मेरे दिमाग में नहीं है। ये मुझे लगा ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि आप जैसे कभी कभी, जैसे मैं कोई नई फिल्म बनाने लगता हूँ,
मान लो मैं आर्टिकल 15 बना रहा हूँ, तो मैं कुछ ऐसे दोस्त हैं ज़िंदगी में जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा सिनेमा देखा है, तो मैं उनसे, मेरी स्क्रिप्ट मेरे दोस्त पढ़ते हैं बनाने से पहले, कई लोग कई ड्राफ्ट पढ़ते हैं, तो सुधीर भाई से पूछता हूँ क्या पढूं, अनुराग कश्यप से पूछता हूँ क्या देखूँ, तो फिर वो चीज़ें पढ़ता हूँ, फिर वो चीज़ें, अनुराग कभी कभी फिल्में दे भी देता है वो वाली जो उसके पास होती हैं। तो उसी तरह से जैसे पढ़ना और देखना मेरी जिम्मेदारी है एज ए फिल्म मेकर, उसी तरह अपने समाज से जुड़े रहना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। और कुछ वेब सीरीज देखते हैं? नहीं क्यों यार, उसमें ना वो सौदा थोड़ा टेढ़ा है। सौदा टेढ़ा है? हाँ, मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ, कि आप एक वेब सीरीज इस तरीके से डिज़ाइंड होती हैं, अच्छी वेब सीरीज, कि वो आपको पकड़ लें कि आप पूरी एक साथ बैठ के देखें। तो मैंने खुद ने एक बनाई है, तो मुझे मालूम है उसमें ये चाबियां मैंने यूज़ की थी कि मैं आपको छोड़ूं ही नहीं। अगर आपने शुरू कर दी तो फिर आप ख़त्म करें। हाँ, ये होता है। आपको लगता है वेब सीरीज जो आते हैं उसका असर जो बड़े पर्दे पर उसका असर पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग इस विषय पर बातचीत अब मीडिया को करनी बंद कर देनी चाहिए। तो मैं कुछ और कह रहा था, आपके किसी और सवाल का जवाब दे रहा था। वेब सीरीज आप देखते हैं कि नहीं? नहीं आप नहीं इस नहीं, सवाल का हाँ वेब सीरीज नहीं हाँ, देखता, हाँ। क्योंकि वो एक फिर एक वेब सीरीज अगर आप देखने बैठ गए तो एडिक्शन हो आपको जाएगा। अच्छी लग गई, हाँ। तो आपके 7 घंटे 6 घंटे गए। हम्म, और सौदा मैंने शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि उस 6-7 घंटे में मैं कम से कम 2 या 3 फिल्में देख सकता हूँ। तो मैं उस सौदे में 3 फिल्में चुन लेता हूँ कि मैं फिल्में देखता हूँ, क्योंकि मुझे फिल्में देखना ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जितनी भी सीरीज़ हैं, मैंने कोई भी सीरीज़ देखी नहीं है। कई बार मैं ऐसे एक्टर्स से मेरी मुलाकात हो जाती है जिन्हें मुझे जानना चाहिए, क्योंकि उनका एक सीरीज़ बहुत बड़ा हिट हुआ है या 2 सीरीज़ बहुत बड़ी हिट हुई हैं, पर मैं उनको जानता ही नहीं, मैंने वो चेहरा ही कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं सीरीज़ देख ही नहीं रहा हूँ। पर ये ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट रिजॉल्व है। फ़िलहाल ऐसा है, मैंने वर्ल्ड सिनेमा कम देखा था, तो पिछले 1.5-2 साल से मैंने कुछ तकरीबन 150 फिल्में 200 फिल्में देखी हैं, कि मैं कैचअप करूं कि जब से फिल्मों का आविष्कार हुआ 1900 से, तब से लेके आज तक हर दशक में दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोप बेहतरीन में फिल्में बनी है। बहुत सारी फिल्में, बहुत लैंडमार्क फिल्में हैं। वो बहुत सारी मुझसे छूटी हुई थी, तो मैंने वो सारी देख डाली। तो वो वहाँ पे ये सौदा टेढ़ा हो गया कि मैं अब नई सीरीज़ देखूं या 3 फिल्में देखूं। अच्छा, कुछ देर पहले आपने जिक्र किया दोस्तों का, उससे पहले आपने जिक्र किया था प्यार का, कि मैं जब भी नौजवानों से मिलता हूं तो प्यार का जिक्र करता हूं। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में रियल फ्रेंडशिप एग्जिस्ट? एक तो ये सवाल है, और लगे हाथ ये भी सवाल है कि 13 साल की उम्र में आपको भी तो प्यार हुआ था। बेगम अख्तर से। कब्र पर गए थे, रोए थे जार जार? हाँ, जार जार तो नहीं रोता मैं, लेकिन हम लोग शायद थप्पड़ की शूटिंग कर रहे थे, तब गए थे, या हाँ थप्पड़ की शूटिंग पे। तो लखनऊ में पता चला उनकी मज़ार है। अच्छा। तो मैं वहाँ गया और मैं बैठ गया उनके पैरों में। वो बचपन में 13-14 साल की उम्र में घर में पिताजी, मैंने जैसा कहा ना, अब मुझे रियलाइज़ होता है कि बड़े लिबरल किस्म के आदमी थे। तो घर पे मधुशाला भी बजती थी रिकॉर्ड प्लेयर पे, बेगम अख्तर भी बजती थी, जगजीत सिंह भी बजते थे, गुलाम अली भी बजते थे। तो बेगम अख्तर की आवाज़ में मुझे बड़ी कशिश लगती थी, और जो वो बोलती थी वो सुन के लगता था कि बात बड़ी कुछ कमाल की कर रही हैं, पर अपने को शब्द समझ नहीं आते थे। अच्छा। कि मेरे हमनफस, मेरे हमनवा, कौन हमनफस और कौन हमनवा, अपने को पता नहीं था। 13 साल की उम्र थी। हाँ, लेकिन मैं हूँ दर्द इश्क से जाँ वलब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे, ये बात तो समझ में आ गई। दर्द और इश्क से थोड़ा सा इनका कोई टेंशन चल रहा है। ज़िंदगी की दुआ न दी जाए, मरी जाऊँ तो अच्छा है। पहला मिसरा साफ। अब उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था कि अब इनके शब्दों के मतलब कहाँ से ढूंढें, और शायद कोई उर्दू जानने वाला मेरे जानने वालों में नहीं था। तो उनसे बड़ा मुतासिर था मैं। तो फिर मैं अलीगढ़ जब गया, उसके बाद फिर उर्दू से तो मुलाकात हुई,
और फिर शायरी से मुलाकात हुई और फिर उर्दू थोड़ी बहुत सीखी। हालांकि इतनी काफी अच्छी उर्दू बोलते हैं आप। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता। नहीं, तलफ़ुज़ बिल्कुल साफ है, हाँ मुज़क्कर मुअन्नस भी दुरुस्त है। तो थोड़ी बहुत उर्दू सीख ली और उसके बाद वो इश्क बढ़ गया और क्योंकि अब तो उनकी बातें भी समझ में आने लग गई थी। फिर उसके जब इश्क अपने उरूज पे था तो उस वक्त कहीं उनकी दरगाह पे या उनके मज़ार पे जाना हुआ और वहाँ बैठा और सब लोग बैठे हुए थे, सब बड़े सैड हो गए, चुप हो गए थे। और मैंने मेरे फ़ोन पे मेरे हमनफस मेरे हमनवा प्ले कर दिया और मैंने वो सॉफ्ट सी आवाज़ में और वो मैंने देखा कि आसपास कुमुद मिश्रा भी थोड़े से रुआं से थे, मनोज पावा भी थोड़े रुआं से थे और मैं भी थोड़ा रुआं सा था। आपकी 2 फिल्म, ये जेन्युइन मेरे फ्रेंड का भी ये सवाल रहा कि जब आप बैठेंगे इंटरव्यू के लिए तो ये सवाल ज़रूर लीजिएगा। एक मुल्क और दूसरा आर्टिकल 15। ये जब आप इसकी रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, रो रहे थे अपने पेपर पर, जब कलम आपकी चल रही थी, जहन में क्या चल रहा था कि मुल्क और आर्टिकल 15 को जो आप बना रहे थे, क्या उद्देश्य क्या रहा? नाराज़गी। किस बात किससे? की? और किससे? समाज से। समाज से नाराज़गी? किस बात की? जो मुल्क कहती है उस बात की नाराज़गी। आपका ट्वीट भी है, क्या? एक ट्वीट है, मैं उसका भी जिक्र करूंगी। जब आपने नाराज़गी शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो ये ट्वीट, काफी कुछ मैं किया है। हिंदुस्तानियों को चैलेंज करता हूं कि एक तारीख तय करो और देश की माइनॉरिटीज के सामने एक घुटने पर झुक के दिखाओ। करते हो 2 अक्टूबर को, माफी मांगते हैं इतने सालों की। हाँ ये भी नाराजगी ही दिखा रहा है। हाँ, बताया है ना मैंने कि नाराज़गी से बनी है दोनों फिल्में। थप्पड़ भी नाराज़गी से बनी है। मतलब इतना, मतलब काफी ज्यादा नाराज नहीं हो रहे आप? मुल्क, आर्टिकल 15, क्या होता फिर है? थप्पड़। ऐसा मतलब कुछ घटा, आपने कुछ ऐसा महसूस किया? हम्म, थोड़ा नहीं। तफसील में समझना चाहेंगे इस बात को। मुझे जो कुछ कहना था उस मुद्दे पे वो फिल्म ने कह दिया है। हाँ, फिर ट्वीट भी आपने कर दिया है, हाँ माफी मांगना चाहिए इतने सालों की। हाँ, मतलब इवन महिलाओं से मर्दों को की माफ़ी एक ड्यू है कि हमने तुम्हें ठीक से तमीज़ से तुम्हें ट्रीट नहीं किया, बराबरी से ट्रीट नहीं किया कभी। वैसे ही हमने हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसके लिए हमारी माफ़ी बनती है। आप कहते हैं कि मैं खुद को उतना सीरियस नहीं लेता, मगर फिल्में आप बहुत सीरियस बनाते हैं। आर्टिकल 15 देखिए, एक वो सीरियस रहा। आपकी के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ले मेरी फिल्मों को सीरियसली। मैं क्या होगा वो मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं बार बार कुछ चीज़ें इसलिए बोलता हूँ कि मैं अपने ऊपर भी दबाव बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, वो क्या होता है कि जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं ना तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं और मैं भी लेने लग गया तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। मेरा सवाल यही था कि लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं और ट्रोल भी करते हैं। क्या करते थे, अब नहीं करते। अब नहीं करते, पहले अब सब मुझे प्यार करते हैं। लेकिन आपको बड़ा गुस्सा आता है। अब उतना आता भी नहीं, उम्र भी हो गई। लेकिन आता था गुस्सा। हाँ हाँ। कई बार हमने देखा है कि आप भड़क गए हैं किसके ऊपर? सवालों को सुनते ही। भड़क गया हूँगा। अब नहीं आता? कभी आ भी जाता है। किस बात पे आ जाता है? पता नहीं, उस लम्हे पे डिपेंड करता है। हम्म। लम्हे पे डिपेंड करता है, सवाल की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि सवाल की इंटेंशन अगर जिज्ञासा की है, कौतूहल की है तो कोई समस्या नहीं है। पर कई मर्तबा सवाल की इंटेंशन क्लिकबेट की होती है, थंबनेल की होती है, तो गुस्सा आ जाता है। मैं उसे छुपाता नहीं। यानी कि बात नियत की है। जी, बात नियत की है। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। रियल फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है, सच्ची दोस्ती एग्जिस्ट करती है? जैसी पहले होती थी ना वैसी दोस्तियां अब मैं कम से कम बड़े शहरों में नहीं देख रहा हूं, लेकिन छोटे शहरों में मुझे उसकी अच्छी सी बू आ रही है। हम लोगों की दोस्तियां ये थी कि वो किसी भी वो रिश्ता
किसी भी कंसिडरेशन के परे था, नफा नुकसान उसूल सबके परे था, दोस्त है। कोई किस्सा है दोस्ती वाला? मतलब ये मेरा अपना किस्सा नहीं है, मैं आपको खाली एक उदाहरण देके समझा रहा हूं कि एक दोस्त किसी को मार रहा है, मारपीट हो गई है। अब अपने को ये पूछना नहीं है कि हाँ अपन जाएंगे अपन भी उसको मारेंगे, बाद में पूछेंगे क्या हुआ क्या था। हाँ बिल्कुल। तो उस जमाने में, हमारे जमाने में दोस्तियां ऐसी होती थी और वो दोस्तियों की उम्र बड़ी लंबी होती थी। तो आपने ऐसा कुछ किया है दोस्ती के लिए? बचपन में दोस्तों मारपीटें के की लिए? हैं, बचपन में, काफी बचपन में, मुझे लगता है 17-18 साल की उम्र के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद नहीं किया है। बॉलीवुड में कोई है आपका स्पेशल दोस्त, सच्चा दोस्त? हाँ, बहुत से दोस्त हैं। जैसे? बहुत दोस्त हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये सम ऑफ देम आर स्टार्स, तो वो ऐसा नाम बेचने जैसा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे बेटे से, मेरा बेटा शायद उस वक्त 15-16 साल का था, मैंने उससे पूछा था एक दिन के तुम्हारे बाप की सबसे बड़ी कमाई क्या है? तो मतलब विदाउट फ्लिंचिंग ही सेड आपके दोस्त। अच्छा। आपके इतने सारे दोस्त हैं, मतलब अनरियल नंबर ऑफ दोस्त हैं आपके। इतने दोस्त किसी के कैसे होते हैं मुझे पता नहीं। कभी घर में पिटाई खाई है दोस्तों की वजह से? हाँ, खाई है? माँ तो बहुत मारती थी। ऐसा क्या किया था आपने? कुछ ना बहुत कुछ तो किया होगा। झूठ बोला होगा, कुछ वही बचपन की शरारतें। बाप ने एक बार मारा था बल्ले से, बैट क्रिकेट के, वो मुझे आज तक याद है। मैं बोल के गया था कि मैं 1 बजे आ जाऊंगा, और मैच वैच लेट शुरू हुआ कुछ, तो 3 बज गए, तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो मैंने शॉट मारा और मैं नॉन स्ट्राइकर की तरफ भागा और दिखे बाप सामने साइकिल लेके खड़े हुए थे, गुस्से में तमतमाए हुए, और मैं सीधा भागता हुआ निकल गया। बैट लेके, मेरा ही बैट था, उन्होंने साइकिल पे बिठाया, घर लेके गए और बैट ही बैट मारा मुझे, बहुत मारा। वो पिटाई याद है। वो पिटाई याद है। अच्छा, लोगों का और कई कलाकारों का भी ये मानना है कि जो फिल्म होती है वो बस इंटरटेनमेंट के लिए होती है। आपका क्या मानना है कि फिल्में केवल इंटरटेनमेंट के लिए होती है या इसका असर समाज पर भी पड़ता है? दोनों है, अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग है। मेरे लिए फिल्म एक विमर्श है, एक एक्सप्रेशन है। मुझे ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे इस बारे में, और मुझे उस पर बातचीत करनी होती है अपने आप से और दर्शक से। तो जब मैं उस फिल्म को लिखने जाता हूँ तो फिर मैं अपने आप को भी एक्सप्लोर करता हूँ कि मैं इस बारे में डीपली जाके अंदर अपने आप को जब कुरेदना पड़ता है तो पता चलता है कि मैं एग्जैक्टली क्या सोचता हूँ इस बारे में। तो वो एक विमर्श है, वो एक वार्तालाप है, वो एक बातचीत है। लेकिन दोनों में से कोई एक से दूसरा ऊपर है ऐसा नहीं है, दोनों अलग नजरिए हैं। भोजपुरी फिल्म देखते हैं या भोजपुरी गाने सुनते हैं? नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगता या फिर अच्छे नहीं लगते? अच्छे नहीं लगते। रवि किशन को लेकर के एक ट्वीट किया था आपने। क्या किया था? जिसको लेकर के भी खूब हंगामा हुआ था। नहीं, क्या कह दिया था मैंने? एक ट्वीट है आपका रवि किशन को लेकर के, जिसके बाद रिएक्शंस भी आए थे। हाँ, वो होता है रिएक्शन। आजकल रिएक्शन बहुत इजी है, लोगों को पब्लिक स्पेस में रिएक्ट करना आसान है क्योंकि माध्यम है। वरना आप अपने घर पे बैठ कर रिएक्ट करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। अब आप एक पब्लिक स्फेयर में जाके रिएक्ट कर सकते हैं। इसका जवाब नहीं दिया कि किसका? आपको भोजपुरी फिल्में या गाने क्यों नहीं अच्छे? मेरे स्वाद के नहीं है भोजपुरी फिल्में। मेरे किसी ट्रेलर ने मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं इस फिल्म को देखूं, या किसी गाने ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं उसको बार बार सुनूं। मैं गिरजा देवी को सुनता हूं, मैं छन्नूलाल मिश्रा को सुनता हूं, कमाल है। पवन सिंह के गाने सुनते हैं? खेसारी लाल यादव के गाने सुनते हैं? नहीं, मैंने सुने नहीं है। मतलब वो कोई गाना, देखिए मेरे साथ गानों का क्या है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आपके टेस्ट का गाना आप तक पहुंच जाता है।
हम्म। और इनका कोई गाना मुझ तक पहुंचा नहीं ऐसे। हम्म, मैंने वो गाना सुना है ज़रूर, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप सुना है आपने? वो किसका है? वो पवन सिंह जी का है ना शायद, लॉलीपॉप लागेल वो जी। हम्म मेरे ख्याल से। तो वो इतना बड़ा हिट है, हम्म। ब्लॉकबस्टर हिट है वो, ये वो मुझे आप पता तक है। पहुंच गया? हाँ, वो पहुंचा मुझ तक। हम्म मेरे टेस्ट का नहीं था, फिर भी मुझ तक पहुंचा। उसकी बीट अच्छी है, उस पर मैंने बहुत सारे लोगों को डांस करते हुए भी देखा है, तो शायद उस वजह से पहुंच गया मेरे पास। और तो भोजपुरी भाषा मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अब मैं उतनी अच्छी, जब मैं बनारस में था तो फिर बनारस की भोजपुरी, बिहार की भोजपुरी नहीं, वो मुझे नहीं आती बिल्कुल। अच्छा। मुझे ये पता है गैनी हो जाता है, गैली की जगह गैनी हो जाता है। आप बिहार बोल में पाते हैं भोजपुरी? बनारस वाली थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि बोल के भी दिखाइए। कौन चीज जाना चाहता हूँ? क्या जानना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, आपको बिहार को लेकर के अगर मूवी बनानी हो तो आप किस मुद्दे पर बनाना चाहेंगे? बेरोजगारी, पलायन या शिक्षा? पता नहीं, मतलब मैं ऐसे थोड़ी डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बनाता हूँ। हम्म, कहानी होती है, कोई कहानी किरदार होती होता है, कोई घटना होती है, कोई रिश्ता होता है। जैसे मैंने एक किताब पढ़ी अभी शंकर सिंह ठाकुर की, हम्म। बिहारी बिहारी ब्रदर्स बिहारी बंधु। हाँ, मैंने अंग्रेजी में बिहारी, पढ़ी। हाँ बिल्कुल जी। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग रिश्ता लगता है लालू जी का और नीतीश जी का, हम्म पर उस पर फिल्म बनानी ही असंभव है। किताब लिखना फिर भी संभव असंभव है। है। हाँ, वो क्या हमारे देश में ना बायोपिक बनाना थोड़ा मुश्किल है। बायोपिक में आप, हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा है कि बायोपिक में सिर्फ पॉजिटिव्स ही हम बनाते हैं, और दुनिया में ऐसा नहीं है। बहुत सारे बायोपिक्स ऐसे बने हैं जो उसी कैरेक्टर के नेगेटिव साइड, हर इंसान के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैं कभी भी हिंदुस्तान में बायोपिक बनाने के लिए सोचता नहीं। अभी आपने कहा कि जब मैंने वो किताब पढ़ी तो लालू जी और नीतीश जी का रिश्ता बड़ा अद्भुत लगा, बड़ा अच्छा लगा। कौन सा किस्सा बड़ा पसंद आया उस किताब में से? बहुत सारा, उनका ओवरऑल रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो किताब भी पूरी वो जीवनी तो है नहीं, तो उनके जीवन के हिस्से नहीं है उसमें, उनकी किस्से हैं। पॉलिटिकल लाइफ के हाँ, की, हाँ। की यात्राएं हैं, दो जी। अलग अलग भागों में। तो वो दोनों की यात्राएं बहुत अमेजिंग है। किसी से मिले हैं आप, लालू जी से या नीतीश जी से? आई वुड लव टू मीट लालू जी दो। हाँ, हाँ, पसंद है आपको लालू यादव? पसंद एक बहुत ही बड़ा एनवेलप है, बट आई थिंक हिज जर्नी इज फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग। आप अब इस यात्रा पे आते हैं तुरंत, और एक छोटा सा सवाल लेते हैं। आप जो यात्रा कर रहे हैं और हर शहर में जा रहे हैं, लोगों से, खासतौर पर आम लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि अभी के जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं, थोड़ा अपग्रेड होने की आवश्यकता है। साफ सफाई, बाथरूम, टॉयलेट, ये क्लीनिंग, ये सारी कुछ होनी चाहिए। मैनेजमेंट होना चाहिए बढ़िया, एसी वगैरह जो है वो सारे लगे होने चाहिए, हाईटेक होने चाहिए, थोड़ा अपग्रेड होने चाहिए। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इससे पूर्व में अगर पटना के सिनेमा घरों को देखें, रीजेंट, वीना, उसमें उतना संसाधन हुआ नहीं करता था, मगर लोग फिर भी जाते थे। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं, अपग्रेड होगा तो लोग रुख करेंगे सिनेमा घरों की ओर, सिंगल स्क्रीन की ओर रुख करेंगे? ये मुझे इसलिए लगा कि पहले सिर्फ यही था, तो सिनेमा घर जाने की परिभाषा यही थी कि सिनेमा घर जाएंगे तो ये माहौल मिलेगा। फिर इंटरनेशनल चेन आ गई, पीवीआर आ गया, तो उन्होंने मतलब इतने भव्य और 5 स्टार स्क्रीन्स और लॉबीज बनाई कि अब एक कंपैरिजन खड़ा हो गया। तो अब एक आदमी जो उसको अफोर्ड कर सकता है वो वहीं जाता है, तो सेग्रीगेशन हो गया कि जो मध्यम वर्ग है या उच्च मध्यम वर्ग है वो मल्टीप्लेक्स में देखेगा, जो गरीब आदमी है वो सिंगल स्क्रीन में देखेगा। जबकि वो होने के बाद क्या हुआ कि जैसे वो सिंगल स्क्रीन में सिर्फ निम्न वर्ग आने लगा तो उसका रखरखाव उतना अच्छा नहीं रह गया, उनका बिजनेस नीचे गया। कुछ लोगों को कुछ सिनेमा ओनर्स को ये बात समझ में आई, उन्होंने अपने सीटों को, पहले तो सिर्फ लकड़ी के पट्टे होते थे ना, अगर आप, पता नहीं आप लोग बहुत छोटे हैं मुझसे, तो
सिर्फ लकड़ी का पट्टा नीचे होता था, लकड़ी का पट्टा पीछे होता था, उस पर बैठ के फिल्म देखते थे। पीवीआर आया तो उसने लग्जूरियस सीटें बनाई, मतलब मज़ा आता था कि चलो 250 रुपये में, 300 रुपये में अपने परिवार को, एक पिताजी अपनी पत्नी को, अपने 2 बच्चों को लेके गए, उन्होंने एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करा के लाए। तो वहाँ से लोग हटे। तो कुछ सिनेमा हॉल थे जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपनी लॉबी को बेटर किया, अपनी सीटें बेटर की। सिंगल स्क्रीन का एक एडवांटेज आज तक है कि उनके स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है वो बड़े पर्दे पे, जितना बड़ा पर्दा होगा उतना अच्छा होगा। जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया उनके यहाँ ये हुआ कि वो धीरे धीरे सिर्फ रीजनल फिल्मों तक सिमट के रह गए, और उसमें कभी बिजनेस हुआ कभी नहीं हुआ, तो वो नीचे ही चलते चले गए, क्योंकि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था अपने उसको अपग्रेड करने के लिए। ऐसा कोई छोटा पैसा नहीं था, 500-600 सीटों को चेंज करना और सब कुछ, प्रोजेक्शन चेंज करना, स्क्रीन चेंज करना, वो सब हुआ। एक और बहुत बड़ी समस्या है सिंगल स्क्रीन्स की है लार्जली, कि ये मुझे इस यात्रा में पता चला कि अपन लोग गुटखा खाते हैं और अपन लोग गुटखा सीट पे बैठ के थूकते हैं। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये बिहार आकर पता चला? नहीं, शहरों में भी नहीं, लखनऊ पहले स्क्रीन पे गया, जब लखनऊ में, वहीं से पता चल गया। अच्छा। और फिर वो समस्या उत्तराखंड तक जाके वहां सब जगह रेजोनेट होती रही कि ये सब जगह हो रहा है। तलाशियां होती हैं। आगरा में एक सिनेमा हॉल में गया तो वो तलाशियां करते हैं, तो बोले लेकिन ऐसी जगह छुपा के लाते हैं सर कि आपको बता भी नहीं सकते। तो अंदर एक आदमी घूमता है टॉर्च लेके उस आगरा में, उस सिनेमा हॉल में। तो वो एक अलग लड़ाई है। तो अब 3 प्रकार के सिनेमा हॉल हो गए, एक मल्टीप्लेक्स, एक वेल मेंटेन्ड सिंगल स्क्रीन्स और एक नॉट वेल मेंटेन्ड सिंगल स्क्रीन्स। जो नॉट वेल मेंटेन्ड सिंगल स्क्रीन्स है वो इतनी ब्यूटीफुली लोकेटेड हैं कि अगर तो परिवारों ने जाना बंद कर दिया वहां। टिकट बहुत सस्ता है मल्टीप्लेक्स के मुकाबले, लेकिन परिवार नहीं जाएगा वहां, क्योंकि अब वहां ऐसी जेंट्री आती है जो पान थूक रही है, शराब पी के भी आ गए लोग, ऐसा। उनके लिए बोलता हूं कि वो लोग अगर अपने आप को अपग्रेड कर लें तो वो भी दूसरे उन सिंगल स्क्रीन्स की तरह जिन्होंने अपग्रेड किया उनकी तरह वो चलने लगेंगे। क्योंकि देश में सिनेमा हॉल की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है जो हमारी आबादी है। बिल्कुल सर, एक सवाल यह भी है कि अभी जो हिंदी फिल्में बनती हैं और पहले जो बना करती थी, जब हम अपने गार्जियन से या फिर हम सीनियर लोगों से बात करते हैं और जैसे ही हम कहते हैं कि सर चला जाए आज सिनेमा हॉल में ही मूवी देखा जाए, बड़े स्टार की मूवी आई है, नई मूवी आई है, तो जवाब सुनने को मिलता है कि नहीं यार, अभी के मूवी में दम कहाँ है ना, और आप लोगों के एज की मूवी बनी होगी, आप लोग जाके देखो। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क हिंदी फिल्मों पर भी अब जो है उठ खड़े हुए? नहीं, कई बार तो ये भी कहते हैं कि फैमिली मूवी नहीं होगी, बिल्कुल, तो हम लोग साथ बैठ के तो नहीं देख पाएंगे। ये भी एक तोहमत लगती है। एक ट्रांजिशन भी हुआ है कि माँ बापों का अपने बच्चों से रिश्ता बदला है। जैसे मैंने कहा कि पुराने ज़माने में पिताजी ने अगर कह दिया इंजीनियर बनना है तो अपनी ख्वाहिश का कोई उसमें स्थान नहीं था। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, फिर अपन इंजीनियर की तैयारी करते थे। अब बच्चा बोलता है कि नहीं, मुझे ना डिजिटल क्रिएटर बनना है, मैं रील बनाऊंगा। तो बनाता है वो, कहीं कहीं विद्रोह भी करना पड़ता है, कहीं कहीं सहमति से बना रहा है, बहुत खुशी से बना रहा है। घर वाले विश्वास कर रहे हैं कि अब बेटी बोल रही है कि मैं क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट बनूंगी, तो वो जा रही है। वरना लड़की हमारे ज़माने में वो होम साइंस पढ़ती थी और बहुत प्रोग्रेसिव लोग हुए तो हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर बहुत से बहुत प्रोग्रेसिव होती है। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे बैच में मैकेनिकल में एक लड़की थी, बस सिर्फ एक लड़की थी। और ये कब की बात है? 82 से 87। ओके। और तो रिश्ते चेंज हुए,
हाँ हाँ। अब उसमें क्या हुआ है कि जो माँ बाप अभी भी पुरानी वैल्यूज वाले हैं, जो मेरे ख्याल से 60 से ऊपर के माँ बाप होंगे, उनका रिश्ता अपने बच्चों से चेंज हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो शायद साथ बैठ के एक फिल्म ना देख पाए। जो एक 50 के या 42 के या 45 के माँ बाप, तो मान लीजिए पिताजी 45 के हैं और बेटी 18 की है, उनका रिश्ता 60 साल के पिताजी से अलग होगा, डिफरेंट होगा। वो लोग बैठ के देख लेंगे। 45 और 18 वाले देख लेंगे, वो एक अलग जनरेशन है। तो पहले जनरेशन चेंज होती थी ना, एक बाप और एक बेटा, एक जनरेशन। अब एक बाप और बेटे के बीच में भी 2 जनरेशन का फासला है, बिल्कुल। बिकॉज हम लोग बहुत तेज बदले हैं, हमारा समाज तेज बदला है। लेकिन आपके सवाल का पहला हिस्सा कि हाँ, कुछ एक खास प्रकार की फिल्में हैं जो बननी कम हुई हैं। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, इन लोगों के साथ बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, ये लोग एग्जिस्ट करते थे। इनकी फिल्में उतना बिजनेस नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हिट होती थी। और इनके साथ श्याम बेनेगल भी एग्जिस्ट करते थे, और सईद मिर्जा भी एग्जिस्ट करते थे, और सुधीर मिश्रा भी एग्जिस्ट करते थे, केतन मेहता भी एग्जिस्ट करते थे। इनकी भी फिल्में चलती थी, 3 प्रकार की फिल्में चलती थी, और ये बैंडविड्थ हिंदुस्तानी ऑडियंस का है। तो इसमें से आज के ऋषिकेश मुखर्जी कौन है हम में से, मुझे पता नहीं। जो सबसे आसपास से गुजरेगा शायद वो राजू होगा, राजू हिरानी। पर वो 3 साल में एक फिल्म बनाता है, और 2-3 साल में तो बनाता ही है, बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्दी नहीं बनाता है। आई डोंट वांट टू बी इनएक्यूरेट अबाउट हिम। एंड तो वो वाली फिल्में जो हैं, जो परिवार, फैमिली, चुपके, हम साथ साथ हैं, हाँ, गोलमाल, हाँ, पुरानी वाली गोलमाल, उत्पल दत्त और अमोल पालेकर। अमोल पालेकर का सिनेमा नहीं एग्जिस्ट करता आज। वो सिनेमा था जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि हमारा सिनेमा कहाँ है, पटना की कहानी कहाँ है, दरभंगा की कहानी कहाँ है। वो कहानी अमोल पालेकर की थी, और वो फिल्मों की, मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाला समय उन फिल्मों का है। आने वाला समय उन फिल्मों का जी, होगा। और मतलब 2 साल पार नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था कि 18 सालों तक आपने अजय देवगन से बात नहीं की थी? मैंने नहीं की थी, वो अब मिल लिए, फिर हमारी बात भी हो गई। लेकिन क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। इस रात से पर्दा कब उठेगा, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, अभी मिला मैं उसको, महीना 1.5 महीना हुआ होगा, हम 1.5 घंटा। लेकिन 18 साल लंबा वक्फा होता क्या है, वो भी चुप्पा आदमी है, पार्टियों में नहीं जाता है। मैं भी चुप्पा आदमी हूँ, पार्टियों में नहीं जाता हूँ। इसीलिए हमारी शायद बहुत पटी भी थी वो फ्लॉप फिल्म बनाते हुए, फ्लॉप फिल्म बनाते हुए कैश। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई मैसेज किया होगा, उसने जवाब नहीं दिया होगा। मुझे लगा ही डजंट वांट टू मीट मी बिकॉज पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो अभी मैंने उसको बोला ही है, तो उसने बोला तू पागल है, पिक्चर तो फ्लॉप हो जाती है, मैं तू मिला ही नहीं मेरे को। तो हम मिले तो ऐसे। कब मिले फिर आप लोग? 1-1.5 महीना हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, मतलब 1-1.5 महीना तो हो गया। हाँ, सब पहले की तरह, सब पहले के जैसा, सब ठीक ठाक। हाँ, मुझे उसको खोने का दुख था, क्योंकि वो बड़ा अच्छा, मुझे इंसान बहुत अच्छा लगता है वो। तो मुझे दुख था उसके खोने का, इसलिए मैं ये बात मैंने पब्लिक स्पेस में बोल भी दी, वरना मैं बोलता भी नहीं, पर्सनल बात है। बट अपन मिले तो पहले जैसे मिले, और कोई समस्या नहीं है। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपन मिले नहीं। मैंने भी कहा 18 साल, वही 18 साल, तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि 13 साल की उम्र में, मेरे लिए दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाँ, हालांकि मैं आज बैठ के अजय को दोस्त नहीं कह रहा हूँ। दोस्त नहीं कह रहे उन्हें? जो दोस्त की परिभाषा हमारी जिंदगी में है, जिसमें मुझे आपके हर सुख दुख की लाइव अपडेट होनी चाहिए, हमारी परिभाषा में वो उसको दोस्ती बोलते हैं। जिस आदमी से आपने 18 साल, वी विल रिकनेक्ट, विल मीट मोर एंड देन आई विल नो, बट एनीवे। लेकिन वो जिगरी, हाँ, तो मुझे दोस्त खोना बर्दाश्त नहीं है। जिस दोस्त को मैं वैल्यू करूं, तो एक जमाने में हमारी दोस्ती अच्छी थी, अच्छी पहचान थी, और हम दोस्त बन सकते थे। उसके बाद ऐसा हुआ, हम टच में ही नहीं रहे। तो मुझे वो लगता था, बुरा लगता था कि यार वो अच्छा आदमी है, उससे ना अपने को पता नहीं क्या हो गया। आई यूज्ड टू फील बैड अबाउट इट। लेकिन अब सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है। मैंने आपसे पूछा था कि 13 साल की उम्र में आपको पहली बार प्यार हुआ, जी। उसके बाद प्यार कब हुआ आपको?
मुझे कुछ प्यार, मैं ना इंजीनियरिंग के बाद ये सब जो मेरा 1.5-2 साल उसमें लगा रहा, हाँ हाँ फिर मैं उसमें कूद गया करियर में कि मुझे खड़े होना है। इतना अजनबी शहर था मेरे लिए, और तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने के मौके नहीं मिले। पहली बार प्यार हुआ, फिर मैंने शादी उसी से कर ली, रत्ना से। हाँ हाँ। तो बस तो कैसे हुआ था प्यार? वो भी काम पे ही हुआ था, काम पे मिले थे। ऐसा कुछ उसमें कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन इजहार किसने किया पहले? ये वो इजहार वाला प्यार नहीं था, वो दोनों का एक जैसा ही था। ऐसा कोई नहीं था जो आप, तब ऐसे थोड़ी होता था कि वो ऐसे घुटने पे प्रपोज तो तब भी होता घुटने था। पे जाके अंगूठी। प्रपोज तो हुआ होगा, किसने वो किया था बातों में हो पहले? गया होगा, मुझे याद भी नहीं है। वो इतनी बड़ी घटना नहीं, वो अंडरस्टूड था हमारे बीच कि हम शादी करेंगे। हाँ हाँ। तो उसमें कोई ऐसा सस्पेंस नहीं था। वो आजकल होता है ना कि प्यार तो है अपना, बट मुझे पता नहीं मैं तुमसे शादी करूंगा या नहीं करूंगा। और फिर एक दिन लड़का प्रपोज करता है या लड़की, आमतौर पे लड़का प्रपोज करता है, अभी भी कभी कभी लड़की भी करती है। तो तब ये जमाना नहीं था। तब दो लोग एक डिस्टेंस जाते ही तब थे जब दोनों को बीच में अंडरस्टूड होता था कि वो शादी करेंगे। और न सिर्फ उन दोनों को, आसपास के दोस्तों को ही मालूम होता था। देखिए, आपने दोस्ती का डेफिनेशन तो बता दिया, आपकी नजर में प्यार का डेफिनेशन क्या है? और शेर व शायरी का शौक भी है आपको, तो कोई शेर प्यार के लिए? बहुत सारे शेर है। प्यार पे जितनी शायरी हुई है उससे ज्यादा शायरी जो है जिंदगी पर हुई है, मुझे वो बहुत पसंद हाँ, है। तो वो सुना दीजिए आप। कौन सा सुना दूं? मन पसंदीदा वाला आपका। बहुत सारे शेर हैं जो दिल के बहुत करीब। हाँ बिल्कुल। एक शेर है जो मोमिन साहब ने लिखा था, जिसके लिए गालिब कहते थे कि एक शेर मुझे दे दो, मेरा पूरा दीवान ले लो। सुना है शेर आपने? वो आप अर्ज कीजिए। ये कहानी बड़ी मशहूर है। आप अर्ज कीजिए। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। छोटा सा, बड़ी छोटी बहर का शेर है, पर बहुत खतरनाक शेर है। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। दर्द है। दर्द नहीं है, ये सूफी भी डीप है, डीप ये है, सूफी भी सूफी सूफी कलाम। कि ये मतलब ये खुदा के लिए भी हो सकता है, भगवान के लिए भी हो सकता है, ये माशूक के लिए भी हो सकता है। और ये पूरा किस्सा फानी और बका का है। अच्छा, मुझे नहीं ये पता। पूरा किस्सा फानी और बका का है अच्छा कि कुछ चीजें हैं जो फानी हो जाती हैं और कुछ चीजें हैं जो बची रह जाती हैं ताउम्र। अच्छा, तो ये कलाम उसी से जुड़ा हुआ होगा जी। हो सकता है। ऐसे गालिब के भी शेर हैं बहुत सारे, जो गालिब तो वैसे बहुत ज़्यादा आस्तिक आदमी थे नहीं, फिर उनकी शायरी में खुदा मिलते हैं। बिल्कुल। वक्त हो गया है, तो अब हम लोग रैपिड फायर की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हम लोग कुछ सवाल पूछेंगे और 1 वर्ड आंसर आपको करना है। अच्छा, उसमें मेरे को भी एक छूट होनी चाहिए कि अगर मुझे वो सवाल अच्छा ना लगे तो मैं जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अकेले तो आप खेलोगे, मैं नहीं खेलूंगा। मैं नहीं खेल रहा। नहीं, आज वाला खेल आपके लिए है, अगली बार वाला खेल खेल हमारे तो लिए आप होगा। रहे हैं, मैं थोड़ी खेल रहा हूँ। आई एम बीइंग प्लेड। हम तो कितना आई एम द बॉल। जितने भी सवाल रहे हम लोगों के, हम लोग तो गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए बस आइए, ठीक है। चलिए। इसमें सिर्फ प्यार और प्यार ही है। हाँ हाँ हाँ। खैर, बढ़ते हैं। पहला सवाल सभी। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। अनुभव सिन्हा जी की फेवरेट मूवी कौन सी है? बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब ये आज इसका जो जवाब दूंगा कोई ज़रूरी नहीं कि यही अल्टीमेट जवाब है, लेकिन मेरी फेवरेट फिल्म है एमेडियस। मिलोस फॉर्मन की फिल्म है। मोज़ार्ट का मिडिल नेम है एमेडियस, वोल्फगैंग एमेडियस मोज़ार्ट, उनकी फिल्म है। और वो बहुत ब्यूटीफुली टैलेंट और पैशन के बारे में बात करती है। बहुत कमाल फिल्म है। एक शब्द में बिहार। ये कोई और बता सकता है? ये इस सवाल का जवाब दे सकता है? मतलब आप मेरे साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? बिहार के मतलब रेणु जी से पूछ लेते आप, तो क्या वो एक शब्द में जवाब दे पाते बिहार का? क्यों मेरे साथ जाती कर रहे हैं आप? अद्भुत।
अच्छा आंसर है, शानदार अच्छा जवाब। अच्छा जवाब है बिल्कुल। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? अखी दुनिया में नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान, ओम पुरी। भारत। ओम पुरी। शूट के दौरान सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? शोर से। शोर से। मुझे शोर बर्दाश्त नहीं है। मरमर 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 मर सेट पे मरमर होता है बहुत सारा, बहुत सारी और मैं पागल हो जाता हूँ। समझे? बिहार के ऊपर एक मूवी बनानी हो तो नाम क्या रखिएगा? जय बिहार। क्या बात है, जय जय बिहार। बिहार बहुत और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ। हम्म। मैंने जवाब दे दिया था, बात खत्म हो गई थी। अब जो बोल रहा हूँ वो भावना से बोल रहा हूँ। बिहार, द कंट्री हैज नॉट बीन फेयर टू बिहार। वी हैव नॉट बीन फेयर टू बिहार एंड बिहारीज। हम्म। बिहार एक्चुअली हिस्टोरिकली देख लीजिए, इंटेलेक्चुअली देख लीजिए, लिटरेचर में देख लीजिए, मतलब बहुत गहरा प्रदेश है। बिल्कुल। सुबह जल्दी उठना या देर रात तक लिखना, क्या पसंद है? डिपेंड करता है काम कितने बजे अगले दिन। मुझे सोना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मुझे 12 बजे मेरी पहली मीटिंग है तो मैं 10 बजे उठूंगा, 9:30 बजे उठूंगा। मेरी 8 बजे पहली मीटिंग है तो मैं 6 बजे उठ जाऊंगा। और मुझे अगर बंदूक लगा के पूछ रहे तो सुबह। सुबह। मुझे अर्ली मॉर्निंग बहुत पसंद है। वन वर्ड फॉर ईच है। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी मैं जानता नहीं हूँ उनको इतना। वो एक किताब पढ़ी है उनके बारे में, बहुत क्या बोलूं। अब से कुछ समय पहले तक के नीतीश जी का बैलेंसिंग एक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग। प्रशांत किशोर। आई डोंट नो हिम एट ऑल। आई नो नथिंग अबाउट हिम। शाहरुख खान। Privileged to know. सलमान खान। I am not in touch with him. I have known him a bit in the past, but I think he has this massive mass appeal, and खूबसूरत आदमी, आपने उनको बताया था। बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत खूबसूरत आदमी। पसंद नापसंद में आपको जवाब देना है। आर्ट फिल्म या कमर्शियल? एज अ दर्शक एक्चुअली मुझे दोनों पसंद है, और एंड आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक। मुझे दोनों पसंद, मतलब मैं आई वुडंट चूज। थिएटर या ओटीटी? थिएटर। थिएटर। अब आगे राजनीतिक और सामाजिक सवाल। सवाल पूछना ज्यादा जरूरी समझते हैं या फिर सवाल सुनकर चुप रहना ज्यादा सुरक्षित? सुरक्षा उरक्षा के बारे में अपन सोचते नहीं ज्यादा। जो सही लगे वो करो। कभी ऐसा लगा कि सामने वाले ने सवाल पूछा और आपको लगा कि नहीं, चुप रहना ज्यादा जरूरी है? नहीं ऐसा, आई एम नॉट नोन फॉर दिस। जैसे अजय देवगन वाले सवाल पर हमें लगा कि आप, ऐसा लग रहा है कि चुप रहना ज्यादा सही। नहीं खुलकर। हाँ। शब्दशः सच बताया। आप उससे पूछेंगे वो एग्जैक्टली सेम बात बताएगा। कुछ भी छुपाया नहीं। जब मैं ये नहीं छुपा रहा कि मेरी बातचीत नहीं हो रही है तो मैं ये क्यों छुपाऊंगा? अगर किसी एक भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्टर या एक्ट्रेस के साथ फिल्म बनाना हो तो वो कौन होंगे? मैं जानता नहीं भोजपुरी एक्ट्रेसेस को। एक्टर्स को जानता हूँ। अगर किसी एक के साथ मूवी बनाना हो, मैंने काम नहीं देखा किसी का, सिर्फ रवि किशन का काम देखा है। बहुत अच्छा एक्टर है। बहुत अच्छा एक्टर है। कमाल एक्टर है। बहुत अच्छा नहीं है, कमाल एक्टर है। और बाकी इन सभी को देखा नहीं है काम। तो मैं अब इसको कंपैरेटिव आंसर मत मानिएगा। मैंने एक ही का काम देखा है और वो भी हिंदी फिल्मों में देखा है। तो पर वो एक्टर कमाल है, बाकियों का काम नहीं देखा। हो सकता है वो भी बहुत अच्छे एक्टर हो। क्या सच में आपने भोजपुरी इंडस्ट्री की किसी भी एक्ट्रेस को आप नहीं देखा? क्योंकि पिक्चर नहीं देखी ना, कहाँ से देखूंगा? रवि को भी देखा तो मैंने हिंदी फिल्म में देखा। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में मुंबई में अपने सहपाठियों और दोस्तों के बीच क्या सुना है? कुछ सुना है या नहीं सुना है? नॉट मच रियली। थोड़ा बहुत भी तो क्या सुना? मतलब ये तो तय है कि मराठी की तरह
मलयालम की तरह वो जो फिल्में हैं वो नहीं बन रही हैं, पारिवारिक फिल्में नहीं बन रही हैं जो परिवार जाए देखने। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया समरी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अनुभव सिन्हा जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।